जय हिंद, नमस्कार मेरे सारथी भारतवासियों। आज एक विषय बहुत चर्चा में है। पिछले कुछ दिन से यूएस एड यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एक ऐसी संस्था जो दुनिया भर में डॉलर बांटती थी, और दो चार डॉलर ही नहीं, लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, उसकी लगातार चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने इस संस्था को समाप्त कर दिया है। मैं समझता हूं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। हालांकि हमारे कुछ विरोधी चिल्ला रहे हैं कि साहब अमेरिका से एड बंद हो जाएगी, तो इस पे तो मैं ज़रा बाद में आऊँगा कि अमेरिका की एड की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विकिपीडिया लीक के बाद एक और वो माइक बेने करके, इन्हीं का यूएस एड का ही कर्मचारी था, उसने जो खुलासे किए, रोंगटे खड़े हो गए हैं लोगों के। लेकिन एक इतिहासकार के लिए, मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया, तो अमेरिका जो एक शक्ति के रूप में उभरा था सारे विश्व पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए, वो नाटो बनाई, सेंटो बनाई, सीटो बनाई, और रूस के साथ शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी दौरान से अमेरिका ने विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, हर देश में अपने जासूस छोड़ने के लिए ये यूएस एड का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। ये आर्थिक साम्राज्यवाद का ही नहीं, बल्कि राजनीतिक साम्राज्यवाद का एक दूसरा रूप था। हर ऐसे देश में जहां की सरकार अमेरिका की तरफ नहीं झुकती, अमेरिका के आगे अपने घुटने नहीं टेकती, उन सरकारों को बदलवाना, उनके तख्ते पलटवाना, ये काम कर रहे थे लोग। और आपको मालूम है कि हर देश में बिकने वाले गद्दार लोग तो बहुत ही हैं। जैसे हमारा देश, जितने गद्दार हम पैदा करते हैं, इतने शायद दुनिया में किसी ने नहीं किए। और एक मजे की बात देखिए कि अपने आप को सबसे बड़ा वो एक प्रजातांत्रिक देश कहने वाला अमेरिका, कि हम दुनिया भर में प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। कहीं पे ये मिलिट्री के डिक्टेटर का समर्थन करते हैं, कहीं पे रजवाड़े का समर्थन करते हैं, कहीं पे निरंकुश शासक का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो अगर इनके आगे अपनी दुम हिला दे तो वहां इन्हें प्रजातंत्र का ख्याल नहीं आता, वहां इन्हें मानव अधिकारों का ख्याल नहीं आता, वहां इन्हें स्वतंत्रताओं का ख्याल नहीं आता। सिर्फ एक चीज, अमेरिका का स्वार्थ बना रहे। और इसके अंतर्गत इन्होंने हर देश के अंदर जिस तरीके से पैठ बनाई, अब पाकिस्तान को लीजिए, लगातार पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको हर तरीके की सहायता भेजी गई। आपको याद होगा कि अमेरिका के वो सैबर जेट, वो स्टार फाइटर, वो पैटन टैंक, और अभी हाल तक में F-15 शस्त्र देते थे पाकिस्तान को। क्या वहां प्रजातंत्र था? क्या वहां प्रजातंत्र की रक्षा हो रही थी? क्या वहां मानव अधिकारों की रक्षा हो रही थी? और दूसरी तरफ इनके वो जो एनजीओ हैं, वो जन कल्याण के नाम के ऊपर ये पैसा भेजते थे।
और वो सारा जन कल्याण वाला पैसा जो है भारत के खिलाफ जो आतंकवादी वहाँ पे जमे हुए हैं, जिन आतंकवादियों को वहाँ पैदा किया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग की जाती है और जिनको भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदर जिनको भेजा जाता है आतंकवाद फैलाने के लिए, वो पैसा अमेरिकी उनके काम आता था। ये इनका हाल था पूरे उसको लेकर के। मुझे दुनिया में कोई देश बता दीजिए जहां आतंकी पकड़े गए हो और उनमें से कोई पाकिस्तानी ना निकला हो। लेकिन ये अमेरिकी उसी पाकिस्तान को सहायता देते थे, उसी को एड देते थे हर तरीके की। दूसरी तरफ एक ऐसा जाल इन्होंने फैलाया जो भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि भारत के जो पत्रकार थे उनको चुनते थे कि कौन सा पत्रकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, और उनको एक बाकायदा ट्रेनिंग एक तरीके से देते थे, नए नए हथकंडे अपना के साहब वो ह्यूमन राइट्स की बात करिए, मानव अधिकारों की बात करिए। अब मानव अधिकार की देखिए बात ऐसी है कि एक बार मानव अधिकार सुन करके भारतीय तो हम विशेष तौर से मानव अधिकार की बात को लेकर के एकदम से सामने आ जाते हैं और उन पत्रकारों के दिमाग में भरा जाएगा, उनको वहाँ अमेरिका बुलाया जाएगा, उनके सेमिनार कराए जाएंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, पैसा दिया जाएगा कि भारत के अंदर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। और ऐसे कई पत्रकार आपके सामने हैं, वो बरखा दत्त, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, इस तरीके के ना जाने कितने पत्रकार फिर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को लेकर के। एक वो, मैं तो 1 रुपए की औकात वाला वकील बोलता हूं क्योंकि उसको डिफेमेशन में 1 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया था, प्रशांत भूषण। वो मानव अधिकारों के वकालत कर दी, नाम बना लिए। भाई फंडिंग कहां से होती है तुम्हारी, जरा बताओ तो सही, ये पैसा कहां से आता है? और मानव अधिकारों के नाम के ऊपर एक जमवाड़ा इसने खड़ा कर लिया भारत की सरकार का विरोध करने के लिए, जिसमें योगेंद्र यादव ये सब इसने इकट्ठे कर लिए, हरीश मंदर अंदर ये सारे के सारे इकट्ठे कर लिए कि जो भी काम भारत करे उसकी आलोचना करो। शाहीन बाग भी पहुंच जाओ, किसान आंदोलन में भी पहुंच जाओ, राहुल गांधी की यात्रा में भी पहुंच जाओ। आतंकियों को अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी दे देता है तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करो। यह कारनामे यूएसएड जो है इन लोगों से कराता था भारत को कमजोर बनाने के लिए। एक इनके कांग्रेस के चाचा जी वहां बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, सैम पिट्रोडा, जो 84 के सरदार सिखों भाइयों के कत्लेआम पे कहते थे हुआ तो हुआ, जो सूरज के साथ मिलके कांग्रेस के नेताओं की गठजोड़ कराते हैं, बैठ कराते हैं पूरी की पूरी। और इसीलिए राहुल गांधी जाके देश के विरुद्ध क्या नहीं बोलते, अपनी दादी को भूल गए। जब दादी गिरफ्तार हुई थी दिल्ली में जनता रूल में, तो इंदिरा गांधी से पूछा गया था तो उसने जवाब दिया था कि मेरे देश का आंतरिक मामला है, मैं बाहर नहीं बोलूंगी। लेकिन ये आदमी जो भी कुछ हो सकता है देश के विरुद्ध वो बोलेगा। और एक बात और समझिए, आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक होने पे, बालकोट होने पे कितना हंगामा मचाया था इन लोगों ने, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। अरे कोई दुनिया की मिलिट्री अपने सबूत देती है? आप सबूत मांगेंगे अमेरिका से कि बिन लेडन को जब इन्होंने मारा पाकिस्तान में घुस के तो उसकी क्या प्लानिंग हुई थी, उसका सबूत दो। और क्यों सबूत चाहिए इन्हें? क्यों अमेरिका भी हैरान हो गया था उस समय कि क्या हो रहा है, और चीन भी हैरान हो गया था, पाकिस्तान तो था ही था डूब करके। तो इन्हें सबूत चाहिए था, सारे इसमें शामिल थे। एक कॉन्क्लेव में मुझे याद है
एक वो आबू सलीम या पता नहीं क्या नाम है मुंबई के, बड़ा चिल्ला रहे थे सबूत दो। मैंने कहा साहब आप खुद जाके सबूत ले आइए ना। तो बोले भाई सबूत कहाँ से लाऊंगा। अरे मैंने कहा बड़ा आसान है भाई, ऊपर चले जाओ और गिन लो कितनी हूरें वहां सेवा में लगी हुई है। एक जने पे 72 हूरें सेवा करती है ना, तो बस जितनी हूरें हैं उसको 72 से विभाजित कर देना, पता लग जाएंगे कितने ऊपर पहुंचे बालकोट में। ऐसे ही गलवान को लेकर के ये याद नहीं कि नेहरू के समय में आकाशाई चिन्ह, और उस जमाने में जब नेफा कहलाता था अरुणाचल और लद्दाख, कितने प्रदेश चीन को चले गए थे। और गलवान पे झूठ फैलाएंगे क्योंकि जिनपिन से संधि कर रखी है, और वो भी गुप्त संधि जिसकी धारा तक नहीं बताएंगे। राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी एक फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया की मेंबर है। ये एक फाउंडेशन भी है और इसके नक्शे में कश्मीर को, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और जबकि मेरे ख्याल ये शायद उसकी वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन वगैरह कुछ है उसके अंदर। क्या इन्होंने कभी इस पे आपत्ति जताई जो बैठ करके स्टेटमेंट दे देती हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है। अरे खुद सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बटाला हाउस में जब आतंकियों को गोली लगी थी, पुलिस वाले भी इंस्पेक्टर शहीद हुए थे वहां, लेकिन आतंकियों के मरने के ऊपर वो फूट फूट कर रोई थी। तो खैर एक और मसला आया इसमें बीच में, ये जो अमेरिका ने यूएस एड बना रखी थी कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, जो कृषि को महत्ता नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ कि भारत में अकाल की स्थिति हो गई। सन 60 के दशक के प्रारंभ से खाद्यान्नों की कमी हो गई। तो एक अमेरिका का होता था PL 480, उसके तहत हुआ कि भारत को अमेरिका से अनाज आएगा। मुझे आज याद है, मैं बच्चा था, वो लाल रंग का गेहूं, उसे कोई खाना भी नहीं जाता था। जो जानवरों को अमेरिका में गेहूं खिलाया जाता है, लाल गेहूं, सफेद गेहूं नहीं, लाल गेहूं, वो भारत आएगा। और मजे की बात देखिए कि 1960 सितंबर का ही समझौता कहता है कि इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा भारत के अंदर, उस पैसे का उपयोग भारत में जो यूएस मिशन फॉर टेक्नोलॉजी इन इंडिया है उसके खर्चे पे किया जाएगा, यूएस की एम्बेसी के खर्चों पे किया जाएगा। और फिर वही हैदराबाद में यूएस सेंटर बन गया, दिल्ली में यूएस लाइब्रेरी बन गई, और एक बड़ा इन्होंने प्रभाव भारत की शिक्षा नीति में घुसने का भी किया इसके अंदर। वो फोर्ड फाउंडेशन के फेलोशिप्स वगैरह दे करके लोगों को बुलाना और अपनी दृष्टि से भारत का इतिहास लिखवाना, ये एक और तरीका इन्होंने उसमें शुरू किया। और भारत के हर उसके अंदर इन्होंने जो है अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। ये पैठ हर क्षेत्र में बनाई इन्होंने। सेना में भी घुस गए ये लोग, कई पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए। और इसके अलावा इन्होंने जो है क्रिश्चियन मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को, ये यूएस एड के थ्रू कितना पैसा आया, इनका भी इतिहास सुन लीजिए जरा। अमेरिकन मिशनरी हमारे पूर्वी राज्यों के अंदर 47 से पहले से काम कर रहे थे, और वहां पे इन अमेरिकन मिशनरियों का जो उद्देश्य था कि ये जो भारत के पूर्वी राज्य हैं ये भारत के संग में शामिल ना हो, भारत के साथ ना जाएं, भारत में शामिल ना हो,
नागा लोगों को इन्होंने भड़काया और उन क्षेत्रों के अंदर जो मिलिटेंसी आई उनको इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये वहां पे लोगों का धर्म परिवर्तन लगातार करा रहे थे और इनको बाकायदा जो है पैसा आता था घूम घाम के, कई बार यूएस एड के थ्रू, कई बार किसी और एजेंसी के थ्रू, कई बार किसी और एजेंसी के थ्रू। और अब जाके पिछले 8-10 साल के अंदर ये एनजीओ बंद किए गए हैं, ये अकाउंट बंद किए गए हैं, इन पे छापे पड़े हैं 47 से लेकर के और 2013 तक। इन विदेशी एजेंसियों को रोका नहीं गया, बढ़ावा तक दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तक जो है इन विदेशी एजेंसियों से एड लेता था। और वो एड लेके पैसा कहां खर्च करता है, कोई ये तो बताए कि वो पैसा किन कामों में खर्च किया जाता है, वो कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे समय में ये यूएस एड के खुलासे, इसका बंद किया जाना और इन्हीं लोगों का रोना रोना जिनको ये एड मिलती थी भारत में, भारत का विकास रुक जाएगा, मानवाधिकारों का हनन होगा भारत में, ये छाती पीट रहे हैं अपनी। तो और एक बात है कि जब इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स भी देता था ना इन्हें 1,000 $2,000 डॉलर लेख लिखने के ऊपर, पता नहीं कितने ज्यादा देता हो, और कमीशन किया जाता था इन्हें लिखने को। एक और सहायक थी इसकी यूएस एड की, वो बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मैं तो बकवासी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बोलता हूं उसको, जो हमेशा भारत के खिलाफ रिपोर्ट करती है। कितने से अच्छा काम हो जाए भारत के अंदर, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो उसके खिलाफ ही आएगी आपके। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, और मीडिया में तो फिर ऐसी चैनल हो गई थी, इन चैनलों ने भी अपने एनजीओ बना लिए और दिखाया जी हम तो जन सेवा करते हैं, हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो वो बूढ़े लोगों का जिनका कोई नहीं है उनको वो करते हैं। और उसके नाम पे इन लोगों ने इसी यूएस एड की तहत इनको भी पैसा आने लगा और नतीजा ये था कि वो चैनल जो है, अभी कुछ वर्ष तक, आप पहले तक आप देख लीजिए, अब तो वो चैनल भारतीय एक उद्योगपति ने खरीद दी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए पिछले 3-4 वर्ष पहले तक वो चैनल जो है वो भारत की सरकारों के लिए क्या बोलती थी, किस तरीके के कार्यक्रम करती थी। तो अब सवाल उठता है कि ये जो छाती पीट रहे हैं कि यूएस एड बंद हो जाने से भारत का नुकसान होगा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज का भारत इतना सक्षम है कि उसको यूएस एड की जरूरत नहीं है। एड की जरूरत नहीं है, व्यापार एक अलग चीज है, व्यापार हम करेंगे, लेकिन भारत अब हाथ नहीं फैलाएगा अमेरिका के आगे जाके, जैसे सितंबर 1960 में PL40 फंड लेकर के गेहूं के लिए हाथ फैलाया गया था। क्योंकि उस समय के नेताओं को यह नहीं दिखाई दे रहा था कि तुमको तो गेहूं दे रहा है और पाकिस्तान को तुम्हें मारने के लिए सैबर जेट और पैटर्न टैंक दे रहा है। एक बात मैं साथियों और बता दूं आपको, भारत में ना तो पैसे की कमी है, ना सोने की कमी है। यह बात जरूर है, मैं मानता हूं इस बात को कि उसका जो वितरण है और गरीब और अमीर के बीच की दूरी भी काफी बड़ी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हर शहर के जो सर्राफा होता है ना, उस सर्राफे में जितने सर्राफ है ना, इतना पैसा है उन पे कि पूरा शहर खरीद सकते हैं। अगर आप 2-3 तोले का भी औसत लगा लें हर घर का सोने का, तो समझ लीजिए भारत में कितना सोना। आज भी भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है।
सवाल दिक्कत क्या है? दिक्कत एक मानसिकता को बदलने की है कि आप बजाय ब्याज से पैसा कमाने के, सूद से पैसा कमाने के या खाली व्यापार करके पैसा कमाने के, आपकी मानसिकता जो है लघु उद्योग या बड़े उद्योग की तरफ जाए। जो बार बार प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया की बात करते हैं और बात करते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री का हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री का हो, वो भारत में बढ़ना चाहिए। और उसको बढ़ाने के लिए एक मानसिकता परिवर्तन का जरूरी है इन लोगों की, जो पैसे को केवल सोना चांदी और व्यापार में रखना चाहते हैं, कि वो केवल फाइनेंस सेक्टर से में ना जाके, बाहर निकल करके, मुनाफे में ना जा करके उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें और उसके अंदर भी आगे उद्योग के माध्यम से अपना मुनाफा भी कमाएं, लोगों को रोजगार भी दें और भारत का जो औद्योगिकरण है वो भी आगे बढ़े। जिस दिन ये मानसिकता भारत की बदल जाती है, भारत के उन धनी लोगों की बदल जाती है जिनके पास अपार संपदा है, धन है, स्रोत है, सोना है, वो अपने उस पैसे को, अपनी संपदा को मैन्युफैक्चर में लगा देगा, उद्योग में लगा देगा, तो भारत को किसी यूएस एड की और किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत तो और इतना अधिक सक्षम हो जाएगा। आज हम चौथी इकोनॉमी है दुनिया की, और यही चौथी इकोनॉमी की घबराहट है और देशों के अंदर कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई तो उन देशों का क्या हाल होगा। और इसके लिए आज हम पे योग्य नेतृत्व मौजूद है। एक उदाहरण आपको देता, यही योग्य नेतृत्व था हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का, जो पूरा यूक्रेन संकट और इस युद्ध और ये रूस पे आर्थिक प्रतिबंध और ये सब लगने के बावजूद हमने निर्णय लिया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे। कितना दबाव डाला अमेरिका ने, लेकिन जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया था वो भी आपको मालूम है। और हमारे लिए अपने देश का हित जो सबसे आगे है। और समझिए इस बात को, अगर वो तेल रूस से नहीं खरीदा जाता अमेरिका के दबाव में आकर के, तो कितनी विदेशी मुद्रा हमको, क्योंकि तेल दुनिया भर में और महंगा हो रहा था, कितनी विदेशी मुद्रा हमें तेल पे खर्च करनी पड़ती। और आज जो पेट्रोल हमें 100 रुपए से कम पे मिल रहा है 1 लीटर का, यही पेट्रोल भारत में 350-400 रुपए लीटर का होता। पाकिस्तान का हाल देख लिया ना आपने। सोचिए इस बात को। जो लोग कहते हैं हम तो वोट देने नहीं जाएंगे जी, हम पे क्या फर्क पड़ता है, कितने भारतीयों ने सोचा इस बात को। तो भारत का विकास, भारत को सक्षम बनाने में आप स्वयं अपने को भी सक्षम और अपना भी विकास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह बात आज युवा पीढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ी सीमा तक पहुंच गई है। आज का युवा अब ये जानता है कि अगर मैं बाहर नौकरी करने भी जाऊंगा तो मेरे देश की इज्जत होगी तो मेरी भी इज्जत होगी। अगर देश की इज्जत नहीं है तो मेरी भी इज्जत नहीं होगी। तो साथियों, ये जो भ्रम फैला रहे हैं यूएस एड को लेकर के कि इससे भारत का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे घबराइए नहीं बिल्कुल भी। बल्कि ऐसे लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे दें, चाहे ड्राइंग रूम में बैठे हुए वार्तालाप में दें, लेकिन इस प्रोपेगेंडे को खत्म करिए। जय हिंद।